जय हिंद दोस्तों। तो महाराष्ट्र पीसीएस के पॉलिटी सेक्शन के एनालिसिस का आप वेट कर रहे थे, तो इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अंकित सिन्हा और आपने जो मैसेजेस भेजे कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए एमपीएससी के पेपर में, इवन आपने ये भी बताया कि समग्र बैच से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले बिकॉज पीवाईक्यू बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा एनसीईआरटी से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले और समग्र बैच इसमें हेल्पफुल रही। कुछ स्टूडेंट्स ने इवन वो नोट्स भी भेजते हैं समग्र बैच की, वो किस तरीके से उसे प्रिपेयर कर रहे हैं पीवाईक्यूज़ के साथ, और ये भी तरीका अपनाते हैं कि वीडियोस को पहले पोस्ट करके अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। तो बढ़िया है ये, बिकॉज जो तरीके मैं बताता हूँ इससे क्या होता है, एक तरीके से रिवीजन भी आपका हर एक क्वेश्चन में होता जाता है। तो देखिए, अगर आप किसी और स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, खास तौर से बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस के लिए, तो ये वीडियोस एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहेगा। कर्नाटक पीसीएस भी समीप आ रहा है, कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसमें भी ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो तरीका आपको ये अपनाना है कि पहले वीडियो पोस्ट करनी है, देन अटेम्प्ट करना है, इसके बाद ही आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी किस अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया? 63rd, 69th, 91st या 93? यह फैक्चुअल है बट बहुत आसान है। सेम ही क्वेश्चन यूपी पीसीएस में ही पूछा गया था और एसएससी और बैंकिंग और इन पेपर में तो ऑलमोस्ट हर साल ही ये देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 है, 69th। वैसे मजे की बात यह है कि ये सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है 2001 में। 69th अमेंडमेंट ये आप देख सकते हो। 69th अमेंडमेंट जो है वो किससे डील करता है? तो ये डील करता है अकॉर्डिंग द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी टू दिल्ली। ठीक है, तो ये दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रूप में 69th अमेंडमेंट में ऐड किया गया। सो आंसर इज ऑप्शन 2 और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। इसे भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला है 69th, तो ये ए जो है वो 5 के साथ जाएगा। इसके बाद दूसरा है 75th अमेंडमेंट। तो 75th जो है ये एस्टेब्लिश करता है स्टेट लेवल के रेंट ट्राइब्यूनल को। इसके बाद है 18th अमेंडमेंट। तो 18th अमेंडमेंट जो है वो पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, विलेज या किसी अदर लेवल पे। और इसके बाद है 83rd एक्ट। 83rd एक्ट जो है ये डील करता है नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आंसर जो ऑप्शन ए है। अब यहाँ से लर्निंग हमें ये लेनी है कि जो ऑप्शंस हैं या जो स्टेटमेंट है सिविल सर्विसेज के पेपर के, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं स्टेट पीसीएस में खास तौर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? तो सिटीजनशिप के बारे में पूछ रहे हैं। पहला ये कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। दूसरा, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पास हुआ है। तीसरा ये कि पार्ट 4 जो है ये सिटीजनशिप से डील करता है। अब ये पीवाईक्यू देखिए सीडीएस का है। इसमें पूछा गया कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है ये सिटीजनशिप को किस डेट के आगे से डील करता है। तो ये सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 में है, ये क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है और यही यहाँ पे स्टेटमेंट बनाकर पूछा गया है। दैट मीन्स ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है और इसके साथ हमारे 2 ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो किस पार्ट में डील करता है। ये सीडीएस का क्वेश्चन है अगेन। तो जो सिटीजनशिप एक्ट है वो ऑब्वियसली पार्ट 2 में डील करता है बिकॉज जो सिटीजनशिप वाला टॉपिक है पार्ट 2 में है ना। तो सिटीजनशिप एक्ट जो पार्ट 4 में नहीं बल्कि पार्ट 2 में है। तो ये तीसरा भी गलत है और जैसे ही आप सी को एलिमिनेट करोगे तो ये ऑप्शन आपके हट जाएंगे, केवल आंसर 3 बचेगा। यानी पहला और दूसरा सही है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ना कि डुअल सिटीजनशिप। जैसे यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ क्या है, जो 50 स्टेट है ना उसमें से आप किसी भी स्टेट में रहते हो तो उस स्टेट की अलग सिटीजनशिप है और यूएसए की अलग है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेट में रहते हो XYZ, आपको उस स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलती है, आप इंडियन कहलाते हो, है ना। इसीलिए इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन 3 है। आगे बढ़ते हैं। इजी है बिकॉज ये पीवाईक्यू में है, ये आप देख सकते हो। दोनों ही स्टेटमेंट अगर आपने दोनों पीवाईक्यूज किए हैं तो डेफिनेटली बहुत ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ विच अथॉरिटी अमंग द फॉलोइंग? देखिए, आपको पता होगा 2 तरीके की फंड होती हैं। पहली होती है कंसोलिडेटेड, दूसरी कंटिजेंसी। तो कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी में से जो कंटिजेंसी फंड है, जो कि इमरजेंसी फंड भी कहलाती है, ये किनके डिस्पोजल में होती है, यानी किनकी अथॉरिटी के हैंड ओवर में रहती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर? तो आर्टिकल 267 अगर आप पढ़ोगे जो कॉन्टिजेंसी फंड से डील करता है, इसमें यह कहा गया है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ
establish a contingency fund in the nature of an imprest to be entitled the contingency fund of India, into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said fund shall be placed at the disposal of president। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्टिजेंसी फंड को इस्टेब्लिश करेंगे और ये टाइम टू टाइम पे किया जाएगा, और ये कानून के द्वारा यानी ऑब्वियसली पार्लियामेंट में बाय लॉ इन चीज़ों को पास किया जाएगा, और ये जो फंड है ये प्रेसिडेंट के डिस्पोजल में होगा। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्योर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है जिसे हम बेयर एक्ट में सेपरेटली कवर करते हैं बिकॉज आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी इजीली कवर्ड है, आप किसी बुक को कवर करेंगे, कंटिजेंसी फंड के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है इसमें कि जो फर्स्ट लोकसभा है ये 17 अप्रैल 1952 को कॉन्स्टिट्यूट होती है, जब इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन होता है 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 अक्टूबर 1952 तक। दूसरा ये कि जो फर्स्ट सेशन है फर्स्ट लोकसभा का ये स्टार्ट होता है 13 मई 1952 में। तीसरा ये कि जो फर्स्ट लोकसभा है इनका फुल टेन्योर लास्ट हो जाता है और ये फाइनली डिसॉल्व हो जाता है 1 अप्रैल 1957 में जाकर। चौथा ये कि श्री जीवी मावलंकर जी जो है ये फर्स्ट डिप्टी स्पीकर थे फर्स्ट लोकसभा के। तो ये सिविल सर्विसेज 2007 का PYQ है, फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जी जो है वो फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर थे, ना कि डिप्टी स्पीकर। तो इसलिए जो है वो ऑप्शन डी गलत है। तो डी को जैसे ही आप एलिमिनेट करेंगे 2 ही ऑप्शन बचेंगे। तो एलिमिनेशन काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेशन जो है वो 13 मई को ही स्टार्ट हुआ था, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि कब स्टार्ट हुआ फर्स्ट सेशन लोकसभा का, ये हर बुक में कवर्ड है, एक इम्पॉर्टेंट डेट है और बहुत सारे पेपर में पूछा गया है, जिसमें खास तौर से 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन आर्टिकल के हैं, तीनों बेहद आसान है, हर बुक में कवर्ड होता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में सबसे पहले हम आर्टिकल ही पढ़ते हैं। आर्टिकल 148 जो है वो क्या से डील करता है, 148 से 151 हमने पढ़ा है, ऑब्वियसली सबने पढ़ा है पॉलिटी में। अगला देखिए, इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं, तो 324 से लेकर 329 तक है। कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 है, आर्टिकल 226। देखिए आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो रिट इशू कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने को लेके। नेक्स्ट देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलर स्टेट को स्टैब्लिश करती है। इसका क्या मतलब है? पहला ये कि जो स्टेट है वो रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट की। ये तो कॉमन सेंस की बात है। क्या धर्म के आधार पर रोजगार में भेदभाव किया जाएगा, और वो भी स्टेट के द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। हर जगह हमने पढ़ा है कि सेक्युलरिज्म का मतलब ही है कि रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इन चीज़ों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से ये कहाँ मेंशन है? तो ऑब्वियसली ये मेंशन है हमारे आर्टिकल 16 में, जब बात की जाती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, है ना। आर्टिकल 16 में साफ तौर से बताया गया है कि किस तरीके से धर्म, जाति, इन चीज़ों के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सेक्युलरिज्म को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि सारे रिलीजन से एक तरीके से प्रिंसिपल डिस्टेंस जो है वो बनाकर रखी जाए। ठीक है, तो पहला गलत है आर्टिकल 16 में। याद रखिएगा ये कौन से ग्राउंड्स में? रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इन चीज़ों के आधार पर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है वो अवॉइड करती है प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट को किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके। प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि किसी खास रिलीजन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो क्या ये बात सही है? तो देखिए बिल्कुल सही है। स्टेट जो अवॉइड करती है इस चीज़ को लेके कि किसी भी खास धर्म के लोगों को कोई खास प्रेफरेंस ना मिले, है ना, ये बिल्कुल सही है। तीसरा ये कह रहा है स्टेट जो सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है। हाँ, ऑब्वियसली तीसरा सही है। अगला देखिए, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल द पीपल। क्या ये सही है? देखिए फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप की जब बात की जाती है तो ये सभी को अलाउड है, और ये चीज़ हमारे आर्टिकल 25 में भी है। आर्टिकल 25 जो है ये हमारा गारंटीड करता है राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। ये वर्ड ध्यान रखिए, 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिर्फ फंडामेंटल राइट पे हमने समग्र बैच में 100 से ज़्यादा PYQs किया है ना। समग्र जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो इनसे एसोसिएटेड टॉपिक हैं इन पर
बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक आर्टिकल पे 4-5 से ज़्यादा PYQs यूपीएससी ने पूछे हैं। नेक्स्ट देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। देखिए ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। बिना, इसमें कह दिया गया बिना किसी एक्सेप्शन के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। अब आर्टिकल 28 जो है ये प्रोहिबिट करता है किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि स्टेट फंडेड है उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अवॉइड करना है। ठीक है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को जो है वो अवॉइड करना है, बिकॉज आर्टिकल 28 प्रोहिबिट्स द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फंडेड बाय द स्टेट, है ना। प्राइवेट और माइनॉरिटी अगर रनिंग इंस्टीट्यूशन है तो उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती हैं। तो इसलिए ये ई गलत है और इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 होगा, बी, सी एंड डी। अगेन ये क्वेश्चन इजी है, रीज़न बीइंग कि इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो आसान है। सबको पता है कि स्टेट क्यों ही भेदभाव करेगी रिलीजन के बेस पे, बिकॉज इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। तो ये तो ए डिलीट हो जाता है ऐसे ही। तो बस हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं और हमें सी चेक करना है। तो स्टेट ऑल रीजन को इक्वली ट्रीट करती है, इसमें कौन सा डाउट होगा? नहीं ही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है और ये फैक्चुअल है, इस वजह से थोड़े टफ हो जाते हैं। बट इससे पहले हम इस PYQ को कवर करते हैं। पहला कहा जा रहा है कि जो नेशनल कैलेंडर है ये विक्रम एरा पे बेस्ड है। दूसरा ये कि जो नेशनल कैलेंडर है ये कब अडॉप्ट किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, नीदर 1 नोर 2। गलत इसलिए है बिकॉज हमारा जो नेशनल कैलेंडर है ये शक एरा पे बेस्ड है ना, शक एरा पे बेस्ड है जो कि 78 AD में स्टार्ट होती है। विक्रम एरा किस AD में स्टार्ट होती है आप कमेंट करके बताइएगा, ये हमने पढ़ा है। दूसरा देखिए, जो नेशनल कैलेंडर है ये 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट की गई। तो ये बात भी फैक्चुअली गलत है। इसलिए गलत है बिकॉज नेशनल कैलेंडर जो है वो 26 जनवरी 1950 को नहीं अडॉप्ट की गई, बल्कि ये अडॉप्ट की गई है 22 मार्च 1957 को। अब अगर आपने ये पढ़ा है कि 22 मार्च 1957 को अडॉप्ट किया गया हमारा नेशनल कैलेंडर, तो ये गलत हो जाता है ना। 25 जनवरी कह दिया गया है तो सी गलत है और सी हमारा आंसर है। इसे आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। नेशनल फ्लैग की एडॉप्शन डेट हर बुक में मेंशन है, PYQ में भी कई बार पूछा गया है, 22 जुलाई 1947। नेशनल कैलेंडर के एडॉप्शन वाली डेट गलत है। नेशनल एंथम के एडॉप्शन वाली डेट बिल्कुल सही है, 24 जनवरी को जो है वह नेशनल एंथम अडॉप्ट किया जाता है और 26 जनवरी को नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया जाता है। तो PYQ बेस्ड है, आप साफ तौर से देख सकते हैं। यही रीज़न है कि हमने स्टेट PCS के PYQ को नहीं स्किप किया है, बिकॉज अभी आप देखिएगा सिविल सर्विसेज में भी हर साल 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो PYQ के अगर हैं तो उनमें से 3, 4, 5 जो है वो स्टेट PCS के डायरेक्ट रिपीटेड हैं। ओके, तो 2 क्वेश्चन आए हैं केसेस पे, पहला बोमाई केस पे, दूसरा केशवानंद भारती केस पे। दोनों ही क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है। देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं क्या PYQ से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं बाकी क्वेश्चंस की तरह। पहला ये कहा जा रहा है कि जो बोमाई केस जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1994 में डिलीवर किया जाता है। दूसरा ये कि स्टेट जो है ये सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकती है जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है। तीसरा ये कि जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाए बिना किसी वैलिड रीजन के, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की इस डिसीजन को क्वैश कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। चौथा ये कि स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए जो ऑर्डर आएगा इसमें पार्लियामेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम पहले इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। ये क्वेश्चन CDS का है 2013 का। SR बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा फीचर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में अपहेल्ड किया गया, ये क्वेश्चन है। दूसरा ये कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये एडजज किया कि जो प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन है इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी अगर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगाया जाता है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। पहला है AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, दूसरा SR बोमाई एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा माधव राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, चौथा SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो पहले हम SR बोमाई केस को ब्रीफ में समझते हैं। सारे इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर मैं एक वीडियो ही कंपाइल बना दूंगा सारे PYQs के साथ, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। देखिए SR बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में आता है। बेसिकली मैं बैकग्राउंड बता दूं, देखिए ये 9 जज की बेंच रहती है इसमें,
जो कि काफ़ी ज़्यादा है एक्चुअली, बिकॉज 9 जज जनरली 5-7 रहते हैं, 9 जज की बेंच है। और इसमें क्या होता है बेसिकली, ये डिसीजन आता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट को आर्बिट्रेरली डिसमिस कर दिया जाता है अंडर आर्टिकल 356, उस चीज़ को लेकर एक तरीके से जजमेंट आती है, रोक लगाई जाती है, इसे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ध्यान रखा गया कि कोई भी अब्यूज़ ना करे पावर को, खास तौर से इस पर्टिकुलर पावर को। इवन B.R. अम्बेडकर ने ये कहा था कि ये जो आर्टिकल 356 है ये सबसे यूजलेस मैकेनिज्म होने वाला है। स्टेट में जो इमरजेंसी लगाई जाएगी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देखने को मिलेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। ओके, तो बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए 1985 में क्या होता है, कर्नाटक में जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उनमें जनता पार्टी जीतती है, जनता पार्टी की जीत होती है चुनाव में, और इसके बाद ये गवर्नमेंट बनाती है किसके लीडरशिप में, तो उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो रामाकृष्ण हेगड़े होते हैं। मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेगड़े को बाद में SR बोम्मई जी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, और SR बोम्मई 1988 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं कर्नाटक के। उसके बाद क्या होता है, जनता दल के ही लेजिस्लेचर होते हैं वो डिफेक्ट कर देते हैं पार्टी से, और इनके साथ ही 19 मेंबर भी पार्टी को डिफेक्ट कर देते हैं। और इससे क्या होता है, बोम्मई जो गवर्नमेंट रहती है उनका सपोर्ट छिन जाता है। 19 ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा नंबर है ये। 19 मेंबर्स, 19 MLA जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं अपना सपोर्ट बोम्मई गवर्नमेंट से। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है ये आर्टिकल 356 का यूज करके डिसमिस कर दी जाती है। आर्टिकल 356 का यूज करके बोम्मई गवर्नमेंट डिसमिस कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी लॉस हो गया डिफेक्शन से। अब बोम्मई जी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मेजोरिटी को आप टेस्ट करिए कि क्या हम मेजोरिटी प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये जो डिसीजन होता है बोम्मई का कि आप टेस्ट करिए, ये गवर्नर डिनाई कर देती है। गवर्नर जो है वो डिनाई कर देते हैं इस चीज़ को लेके। उसके बाद बोम्मई हाईकोर्ट जाते हैं, और हाईकोर्ट में उनके खिलाफ रूलिंग, उनके अगेंस्ट में रूलिंग आती है। देन हाईकोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हो लैंडमार्क इवेंट है। 9 जज की बेंच रहती है सुप्रीम कोर्ट में, और ये बताते हैं कि आर्टिकल 356 का जो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन है इसे केवल और केवल क्वेश्चन के साथ ही, यानी एक भारी चेतावनी के साथ ही एक्सरसाइज किया जाना चाहिए, है ना। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सरकारिया कमीशन ने भी यही सजेस्ट किया कि ये बिल्कुल फाइनल होना चाहिए, जब कोई तरीका ना बचे तभी स्टेट में इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए। बट इसका बहुत मिसयूज बढ़ गया, है ना। और इसके बाद ये भी कहा गया है कि दोनों ही पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेज जो है जब पूरे तरीके से सारी सिचुएशन को एनालाइज कर लें, देन ओनली प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन लागू की जानी चाहिए। और अगर दोनों हाउस के अप्रूवल के बाद प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया गया है और 2 महीने के अंदर लैप्स कर गया है, तो स्टेट असेंबली जो है अपना फंक्शन रिज्यूम कर सकती है ना। ये भी फंक्शन है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये इस प्रोक्लेमेशन को लेकर जुडिशियल रिव्यू के लिए भी प्रोन है। दैट मीन्स क्या है कि अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है टू चेक वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट, है ना। और जो प्रेसिडेंट का पावर है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने को लेके, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस, यानी ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपने विवेक से, अपनी मर्जी से स्टेट गवर्नमेंट में इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, बिकॉज इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि जो सेक्युलरिज्म है ये भी कंक्लूड किया गया बेसिक स्ट्रक्चर में इस जजमेंट में, और बेसिकली कोर्ट ने यही कहा कि सेक्युलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है SR बोम्मई जजमेंट के अंदर। अब क्वेश्चन करते हैं दोबारा। देखिए, द बोम्मई केस जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 1994, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, ये स्टेट अपील कर सकती है सुप्रीम कोर्ट को जब प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगाया जाता है। बिल्कुल, डेफिनेटली स्टेट कैन अपील वेदर टू चेक लाइक ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तीसरा ये कि अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है बिना किसी वैलिड रीजन के, तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्वैश कर सकती है इस डिसीजन को, ये बात भी सही है। चौथा ये कि स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए जो ऑर्डर है इसमें पार्लियामेंट अप्रूवल लगती है, ऑब्वियसली ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केशवानंद भारती केस के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला ये कि इस केस को 13 जजों की बेंच ने सुनवाई की है, जिसमें हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AN रे।
दूसरा ये कि 6-7 की मेजोरिटी में जो बेंच है ये आउटलाइन करती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को। तीसरा ये कि इस केस से गोलकनाथ केस का जो डिसीजन है वो चेंज हो गया। चौथा ये कि ये जो केस है ये जुडिशियल एक्टिविज्म का इंस्टेंस देखने को मिलता है, जुडिशियल इंस्टेंस का एक एग्जाम्पल है ये। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इसे ब्रीफ में। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो हमें कुछ जजमेंट समझना होगा। जैसे सबसे पहला जो जजमेंट है वो है शंकरी प्रसाद जजमेंट। शंकरी प्रसाद जजमेंट या शंकरी प्रसाद केस ये 1951 में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बेसिकली इसमें जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसे चैलेंज किया जाता है, जो कि ऑब्वियसली राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल करता है कहीं ना कहीं। और सुप्रीम कोर्ट इसके बाद ये रूल करती है कि जो पार्लियामेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पार्लियामेंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। ठीक है, ये जजमेंट निकल कर आता है। इसके बाद गोलकनाथ जजमेंट आता है। हाँ, इसमें एक और चीज़ कहा गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, शंकरी प्रसाद केस में ही बेसिकली ये कहा गया कि जो आर्टिकल 368 है इसमें फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है, और जो आर्टिकल 13 में लॉ वर्ड है इसका मतलब है केवल ऑर्डिनरी लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ को लेके कोई बात नहीं है। दैट मीन्स ये कि पार्लियामेंट जो है किसी भी पार्ट को अब्रीज कर सकती है या फिर टेक अवे भी कर सकती है, भले ही वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो, है ना। तो ये बात हमें बस समझनी है कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है, अमेंड कर सकती है, कर्टेल कर सकती है। इसके बाद 1967 में गोलकनाथ केस आता है। गोलकनाथ केस 1967। गोलकनाथ जजमेंट में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अपने अर्लियर स्टैंड को रिवर्स कर दिया और ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट है ये ट्रांसेंडेंटल है और इम्यूटेबल है, इसलिए पार्लियामेंट इसे अब्रीज नहीं कर सकती है, यानी किसी पार्ट को कम नहीं कर सकती है, और इन राइट्स को लिया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है दैट कैन नॉट बी टेकन बाय पार्लियामेंट और कैन नॉट बी अब्रीज्ड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये भी कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये बेसिकली एक तरीके का लॉ है अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आते हैं, और इस तरीके से अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं ये एक्ट, तो डेफिनेटली फिर ये वॉइड हो जाएंगे, ये वायलेटरी होंगे। ठीक है, तो अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे ये अमेंडमेंट एक्ट, दैट मीन्स ये वायलेटरी कहलाएंगे। इसके बाद 24th अमेंडमेंट एक्ट आता है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बेसिकली आर्टिकल 13 को भी और आर्टिकल 368 को भी दोनों को अमेंड किया जाता है, और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी पार्ट को, फंडामेंटल राइट की किसी भी पार्ट को अब्रीज कर सकती है या ले सकती है अंडर आर्टिकल 368। और ऐसे जो एक्ट होंगे ये लॉ भी नहीं आएंगे, लॉ के कैटेगरी में भी नहीं आएंगे अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, और फाइनली आता है केशवानंद भारती जजमेंट, जिसमें सारी चीज़ें बदल जाती हैं और ये कहा जाता है बेसिकली डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर का एलिमेंट आ जाता है, और ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकती है, इवन किसी भी पार्ट में चेंज कर सकती है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट ना करते हों। ठीक है, तो जो अर्लियर जजमेंट था ना गोलकनाथ केस का कि फंडामेंटल को जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता, इस चीज़ को हटा दिया जाता है, इस चीज़ को ओवर रूल कर दिया जाता है। तो इसमें फाइनली हमें बस यही समझना है कि एक न्यू डॉक्ट्रिन आ गया है बेसिक स्ट्रक्चर का, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट की अंडर आर्टिकल 368 ये इन्हें बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की इजाज़त नहीं देता है। पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अब्रीज नहीं कर सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उन फंडामेंटल राइट को। ठीक है, ये मेन बात हमें ध्यान रखनी है, बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात। ओके, तो नाउ इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो इस केस में 13 जजेस की बेंच थी, ये बात सही है, बट इसे एएन रे जस्टिस के द्वारा लीड नहीं किया जा रहा था, बल्कि उस टाइम पे इसे चीफ जस्टिस एसएम सीकरी जी लीड कर रहे थे।
तो इस तरीके से पहला गलत है। 6-7 के मेजोरिटी में, हाँ ये बात सही है, 6-7 की मेजोरिटी आती है बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के टाइम पे, तो ये सही है। इस केस में गोलकनाथ केस के डिसीजन को चेंज कर दिया जाता है, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती जजमेंट में गोलकनाथ का जो अर्लियर डिसीजन था जिसमें ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ को बदल दिया जाता है, बेसिकली रूल्ड आउट कर दिया जाता है केशवानंद भारती जजमेंट में, तो ये भी सही है। चौथा ये कह रहे हैं दिस केस सीम्स टू बी इंस्टेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये है कि जब जुडिशियरी इंटरवीन करती है पार्लियामेंट के अफेयर्स में ताकि चेंजेस ला सके, तो जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है, तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है। सो आंसर इज ऑप्शन 2 B, C एंड D। यहाँ पे भी एलिमिनेशन वर्क कर रहा है, बाय एलिमिनेशन आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को दिया? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है और हर स्टेट पीसीएस में ये पूछा गया है, इवन यूपीएससी में ही पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विथ रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, जुडिशियल रिव्यू की पावर से रिलेटेड है, बिल्कुल है। दूसरा ये कि द जजमेंट इन भारती केस केशवानंद, ये भी सही है। द कॉन्स्टेंट ऑफ आर्टिकल 368, ये भी सही है। द जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर कब आता है 1973 में, और गोलकनाथ केस तो 1967 में है, तो ये फिर इससे कैसे रिलेटेड होगा, तो ये गलत है। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3, यानी फंडामेंटल राइट के कोई पार्ट में पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है, तो ये आंसर है ऑब्वियसली गोलकनाथ जजमेंट। गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को चेंज करे, बट बाद में जब केशवानंद भारती जजमेंट आता है इसमें ये कह दिया जाता है कि डजंट मैटर कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर रहे हो या किसी और पार्ट को, बस वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, तो ये बॉडीज़ के ऊपर है, नेशनल कमीशंस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ये कहा जा रहा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 339, तो ये बहुत बार पूछा गया पेपर में कि आर्टिकल 338A किससे डील करता है, आर्टिकल 338 किससे डील करता है, आर्टिकल 338B किससे डील करता है, तो ये तीनों बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में पूछे गए और बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए जो आर्टिकल 338 है ये डील करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के साथ, और इसके बाद आर्टिकल 338 आता है जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के साथ डील करता है। बेसिकली क्या होता है, 89th अमेंडमेंट होता है 2003 में, और इसमें आर्टिकल 338 को अमेंड कर दिया जाता है और एक नया सब क्लॉज ऐड किया जाता है 338 के रूप में, न्यू अमेंडमेंट के रूप में, और इसमें एक सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाया जाता है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बनाया जाता है। एंड देन आता है आर्टिकल 338B। 338B जो है ये 102nd अमेंडमेंट 2018 के बाद आता है, और ये डील करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के साथ। ये बी से आप याद रख सकते हो, बैकवर्ड क्लासेस, ये निमोनिक है। और इसके बाद ये तो आपको ज़रूर याद रखना है कि 338 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के साथ, और 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के साथ डील करता है। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वीमेन भी है, ये आपको पता होगा, ये एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में इसका जिक्र नहीं है, किसका, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, तो 339 कह दिया गया, गलत है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है 339 में नहीं है, 338 एंड 338A में है रेस्पेक्टिवली। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन है ये इस्टेब्लिश किया गया अंडर नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट, देखिए ये बात भी सही है और ये पूछा भी गया है पेपर में। तीसरा ये पूछ रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वाज एस्टैब्लिश अंडर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट। और चौथा ये कि 27 दिसंबर 1993 को एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस्टेब्लिश करना है। अब देखिए ये अगर आपको पहला पता है कि पहला गलत है और पहला हर बुक में कवर्ड है तो डेफिनेटली आप दो आंसर जो है एलिमिनेट कर लेते हैं, यानी ए तो आंसर होना नहीं था, यानी या तो सेकेंड होता या तो फोर्थ होता। अब फोर्थ में एक डी और सी बस चेक करना था, यानी या तो सी सही या तो डी सही है, तो सी जो है वो ज़्यादा सही है। रीज़न बीइंग कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो है वो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 में ही सेटअप किया गया है। ये पास होती है 28 सितंबर 1993 को, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर ऑप्शन 4 है।
और भी कुछ PYQs हैं। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला ये कहा जा रहा है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये कंसल्ट करेंगे कमीशन को ऑन ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये बात क्या सही है। दूसरा ये कह रहे हैं जितने भी रिपोर्ट्स होंगे कमीशन के और इसके रिकमेंडेशन ये केवल लोकसभा में रखे जाएंगे। ये बात तो साफ तौर से गलत है। NCST जो है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को। इसके अलावा ये रिकमेंडेशन देती हैं जो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड गलत है, बाकी बिल्कुल सही है। सिविल कोड के अकॉर्डिंग इनके पास पावर होती है, जितने भी सिविल कोड के पास पावर है वो सारे पावर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास होते हैं। अच्छा, ये जब रिपोर्ट सबमिट कर देती है प्रेसिडेंट को तो ये प्रेसिडेंट जो है फर्दर ले डाउन करते हैं इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में। ओके, ना ये क्वेश्चन देखिए, अ स्पेशल प्रोविजन वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 89th अमेंडमेंट टू एस्टैब्लिश नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा 89th अमेंडमेंट के बाद ही शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए नेशनल कमीशन एस्टैब्लिश की जाती है बाय बाइफरकेटिंग द अर्लियर आर्टिकल विच वाज आर्टिकल 338। दूसरा ये कह रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नहीं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं, तो दूसरा गलत है। इसके बाद तीसरे में ये कहा जा रहा है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। हाँ, सही है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। रीजन बीइंग कि आर्टिकल मेंशन ही नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। ठीक है, तो तीसरा सही है, बट हमसे गलत पूछा गया है, तो जो गलत स्टेटमेंट है वो केवल 2 है, सो आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन एसोसिएटेड हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कवर किया है तो इन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। ये हमारी समग्र बैच है जिसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हैं इस नंबर से। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, और उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद, जय हिंद।